सभी लोग। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम राजस्थान जीके के बारे में बात करने वाले हैं। मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। राजस्थान जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनसे आपको आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला आपके लिए क्वेश्चन है, पेन वगैरह चुन लेते हैं, 2 मिनट। चलो, पहला आपके लिए क्वेश्चन है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। आपको यहाँ से 5 से 10 सेकंड का समय मिलेगा। आप पहले आंसर देंगे, फिर मैं आंसर बताऊंगा आपको सही। ठीक है, तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, आपके लिए 5 से 10 सेकंड का समय है। कुछ समय मैं आपको दे रहा हूँ बताने के लिए आंसर। ठीक है, तो बच्चों, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है। कितनी है? 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। ठीक है, जो ये 1,070 किलोमीटर है, ये पाकिस्तान से राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। पाकिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? ये पाकिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तान के साथ 1,070 किलोमीटर की सीमा बनाता है राजस्थान पाकिस्तान के साथ। 1,070 किलोमीटर की सीमा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। आपके लिए क्वेश्चन, आप बताओ पहले इसका आंसर, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। और मैं आपको बता दूं, इसका आंसर तो बी ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन जो अपने कर्नल जेम्स टोड हैं, कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया था, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, ये भी लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया था। कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक का नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान में रखना, परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो चलो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में परिवहन की दृष्टि से कितने संभाग हैं। परिवहन की दृष्टि से पूछा है बच्चों, यहाँ पर किसकी दृष्टि से पूछा है? परिवहन की दृष्टि से। तो आपको बताना है कि राजस्थान में परिवहन की दृष्टि से कितने संभाग है। परिवहन की दृष्टि से, मैंने आपसे प्रशासनिक दृष्टि से नहीं पूछा, परिवहन की दृष्टि से पूछा। चलो बताओ, देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन देता है। आपके लिए ऑप्शन है 7, 9, 10 और 12। राजस्थान में परिवहन की दृष्टि से कितने संभाग हैं? तो बच्चों, राजस्थान में परिवहन की दृष्टि से 12 संभाग हैं। कितने संभाग हैं? 12 संभाग हैं परिवहन की दृष्टि से। अगर आपसे प्रशासनिक दृष्टि से पूछे, अगर आपसे प्रशासनिक दृष्टि से पूछे तो आप कितने बताएंगे? अगर आपसे प्रशासनिक दृष्टि से पूछे तो आप बताना 7। आप 7 बताना। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि परिवहन की दृष्टि से पूछा है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि पूछा क्या है। पूछा क्या है, प्रशासनिक दृष्टि से पूछा है या परिवहन दृष्टि से पूछा। तो परिवहन दृष्टि से पूछे तो 12 और प्रशासनिक दृष्टि से पूछे तो 7। ठीक है बच्चों, चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिज्जक की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बिज्जक की पहाड़ी बहुत बार पेपर में आ चुका है। बिज्जक की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं कि बिज्जक की पहाड़ी
ये बेराट नामक कस्बे में स्थित है, बेराट नामक कस्बे में। और अब आपको बताना है कि बेराट इन चारों में से किस जिले में पड़ता है। बेराट, जल्दी बताओ। जीके क्वेश्चन है, इनमें तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए, इनमें तो देखते ही उत्तर आने चाहिए, कि पेपर में ज़रा भी टाइम नहीं मिलता है, ये मान लो। तो बिज्जक की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? बिज्जक की पहाड़ी जयपुर में स्थित है, जयपुर के बेराट नामक कस्बे में स्थित है, जयपुर के बेराट नामक कस्बे में स्थित है बेराट। और बेराट को पारियत्तर नाम किसने दिया था? बेराट को पारियत्तर नाम अपने भीनमाल के एक कवि हैं, अपने भीलमाल के कवि हैं, उन्होंने दिया था, कवि माघ ने। कौन है वो? वो है कवि माघ। कवि माघ ने दिया था। किसने दिया था? कवि माघ ने दिया था, कवि माघ ने। भीलमाल के कवि हैं कवि माघ, उन्होंने दिया था, कवि माघ। भीलमाल के कवि हैं कवि माघ, उन्होंने दिया था बेराट को पारियत्तर नाम, कवि माघ ने दिया था। ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो बच्चों, एक मिनट। संत दादू दयाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? संत दादू दयाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद, ए ऑप्शन इलाहाबाद, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी अहमदाबाद। बताओ। तो मैं आपको बता दूं कि संत दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था, गुजरात के अहमदाबाद में। और ये क्वेश्चन अभी भी राजस्थान पुलिस में पूछा गया, राजस्थान पुलिस में पूछा गया है क्वेश्चन ये अभी भी। ये 13, 14, 15, 16, ये 4 दिन जो एग्ज़ाम चली थी राजस्थान पुलिस की, इसमें अभी भी हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संत दादू दयाल का जन्म कहाँ पर हुआ था। और बहुत से लोगों ने इलाहाबाद आंसर करके आए थे, बहुत से लोग, जिनसे उनका आंसर गलत हो गया था। इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद के गुजरात में, अहमदाबाद के गुजरात में हुआ था। और ये लोधी राम जी को, किनको? लोधी राम जी को, ये लोधी राम जी को साबरमती नदी में बहते हुए मिले थे, साबरमती नदी। ये लोधी राम जी को साबरमती नदी में बहते हुए मिले थे, साबरमती नदी में बहते हुए मिले थे। ठीक है। और ये मैं दादू दयाल के बारे में आपको कुछ और बातें बता देता हूँ कि दादू दयाल जी ये दुनिया का कार्य करते थे। किसका काम करते थे? दुनिया का कार्य करते थे, दुनिया का, दुनिया का कार्य करते थे। और ये जाति से मुसलमान थे, ये जाति से क्या थे? मुस्लिम, ये जाति से मुस्लिम थे, ये भी ध्यान में रखना, ये जाति से मुस्लिम थे। संत दादू दयाल जी जाति से मुस्लिम थे ये। संत दादू दयाल जी जाति से मुस्लिम थे। और मैं आपको बता दूं कि हमारे दादू दयाल जी के कितने शिष्य थे? दादू दयाल जी के कुल 152 शिष्य थे, कुल 152 शिष्य थे, 152, जिनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट 52 जो 52 शिष्य थे, वो 52 स्तंभ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? 52 स्तंभ कहलाते थे, जिनमें संत रज्जब जी, रज्जब जी, संत सुंदरदास जी, संत सुंदरदास जी, सुंदरदास जी को दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है, सुंदरदास जी को दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है, दूसरा शंकराचार्य। सुंदरदास जी का जन्म गोटेलाव दौसा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सुंदरदास जी का जन्म, सुंदरदास जी का जन्म गोटेलाव दौसा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गोटेलाव दौसा। सुंदरदास जी का जन्म गोटेलाव दौसा में हुआ था। सुंदरदास जी का जन्म
गोटेलाओ दोसा में हुआ था, गोटेलाओ दोसा में, गोटेलाओ दोसा में हुआ था सुंदरदास जी का जन्म। और सुंदरदास जी ने नागा पंथ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? नागा पंथ की स्थापना की थी। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इन क्वेश्चनों के साथ साथ और भी इनके अलावा बातें बता रहा हूँ जिनसे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है? ये बताओ, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। निम्नलिखित में से किस झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है? किस झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है? पिछोला झील आपके लिए, पिछोला झील, कायलाना झील, जयसमंद झील या अमर सागर झील? बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो मैं आपको बता दूं कि किस झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो जयसमंद झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। जयसमंद झील को डेबर झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जयसमंद झील में 7 टापू बने हुए हैं। कितने टापू बने हुए हैं? 7 टापू बने हुए हैं जयसमंद झील में। 7 टापू बने हुए हैं जिसमें से सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का बांगड़ा। सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का बांगड़ा। बाबा का बांगड़ा, सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का बांगड़ा। और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। जयसमंद झील का निर्माण जयसिंह ने करवाया था। जयसमंद झील का निर्माण जयसिंह ने करवाया था 1787 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, अपने जो कायलाना झील है ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर जयसमंद झील ही होगा। ठीक है, पिछोला झील उदयपुर में है, कायलाना झील बीकानेर में है, नहीं सॉरी, कायलाना झील जोधपुर में है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एक बार इसको मिटा देते हैं, थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है क्योंकि हमारा ये जो डिजिटल बोर्ड है ये बहुत ही छोटा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। धीरे धीरे सेटअप हो जाएगा, आप चिंता मत करो, धीरे धीरे सेटअप कर लेंगे हम। अब बोले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है? भारत के किस राज्य को, भारत के किस राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है? ये बताओ, भारत के किस राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है? इसके ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगा, 1 मिनट। ए मध्य प्रदेश, ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, बी झारखंड, ए सी बिहार और डी राजस्थान। तो भारत के किस राज्य को, भारत के किस राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है? ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी बिहार और डी राजस्थान। बताओ भारत के किस राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है? सबसे आसान क्वेश्चन है, आपको तो इसमें टाइम ही नहीं लगना चाहिए आंसर देते हुए। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के किस राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। तो यह तो आप सभी को पता होगा, राजस्थान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजस्थान को कहा जाता है। राजस्थान को कहा जाता है खनिजों का अजायब घर। राजस्थान में मैं आपको बता दूं कि वोलेस्टाइल, वोलेस्टाइल, वोलेस्टाइल और जास्पर के मामले में, जास्पर के मामले में 100% योगदान करता है, यानी 100% पाया जाता है। ये खनिज तो राजस्थान में 100% पाए जाते हैं, 100% यानी पूरी तरह से पाए जाते हैं वोलेस्टोलेट और जास्पर। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में वोलेस्टोलेट 100% पाए जाने वाला खनिज कौन सा है?
तो वो है वोलेस्टोनेट है। 100% पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? वोलेस्टोनेट है। वोलेस्टोनेट, ये राजस्थान पुलिस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है बच्चों, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है? लिग्नाइट कोयले में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न, बहुत बार। लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो हमारे राजस्थान में चार प्रकार की किस्म के कोयले पाए जाते हैं। एक तो लिग्नाइट, आपको बता ही रखा है। एक तो लिग्नाइट, एक एंथ्रेसाइट, एक एंथ्रेसाइट, एक एंथ्रेसाइट, एक लिग्नाइट, एक एंथ्रेसाइट, एक बिटुमिन्स, एक बिटुमिन्स, एक लिग्नाइट, एक एंथ्रेसाइट, एक बिटुमिन्स, और एक और बच्चों कौन सा है? एक लिग्नाइट है, ये आपको बता ही रखा है, एक एंथ्रेसाइट है, एक बिटुमिन्स। तो बच्चों सबसे अच्छी किस्म का कोयला एंथ्रेसाइट कोयला माना जाता है। सबसे अच्छी किस्म का कोयला, सबसे अच्छी किस्म का कोयला एंथ्रेसाइट कोयला माना जाता है, क्योंकि इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है, इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 98% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसमें 98% कार्बन की मात्रा पाई जाती है, तो ये इसीलिए सबसे अच्छी किस्म का कोयला माना जाता है एंथ्रेसाइट कोयला। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे अच्छी किस्म का कोयला माना जाता है वो माना जाता है बिटुमिन्स कोयला। बिटुमिन्स कोयले में जो कार्बन की मात्रा होती है वो बच्चों 80% होती है। कितनी होती है? 80% होती है। उसके बाद तीसरे स्थान पर जो कोयला पाया जाता है वो पाया जाता है अपना लिग्नाइट कोयला। कौन सा कोयला? लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट कोयले की मात्रा 67% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 67%। तो हमारा ऑप्शन बी राइट रहेगा, यहाँ पर बी सही रहेगा, 67%। ठीक है, लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 67% पाई जाती है। ठीक है बच्चों, एक बार थोड़ा इसको मिटा देते हैं ताकि लिखने में आगे दिक्कत ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? ये बताओ बच्चों, आपको पता हो तो। और ये भी बताना कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है और किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जैसे हमारी एसएससी की जितने भी एग्ज़ाम होती हैं उसमें, और राजस्थान की जो राजस्थान पुलिस में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है। तो ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है ये प्रश्न कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है और किस लिए जाना जाता है, और इसे कब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था, ये भी पूछा जाता है। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये मैं आपको बता दूं कि ये असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में है? असम राज्य में स्थित है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है, और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडे के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये किस राज्य में है? ये असम राज्य में स्थित है, और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान में रखना। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था, ये हमारा क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1985 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1985 में शामिल किया गया था। और एक जो मानस वन्यजीव अभयारण्य है, ये भी अपना असम के अंदर ही स्थित है, मानस वन्यजीव अभयारण्य। और मानस वन्यजीव अभयारण्य को भी 1985 में शामिल किया गया था। और 1985 में ही केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो अपना
राजस्थान में भरतपुर जिले में स्थित है, उसे भी 1985 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1985 में शामिल किया गया था। यह भी ध्यान में रखना दोस्तों, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। उल्टे यू या वी आकार में बहने वाली नदी कौन सी है? उल्टे यू या वी आकार में बहने वाली, मुझे तो नहीं लगता कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है। ये क्वेश्चन तो बच्चा बच्चा भी बता देगा। उल्टे यू या वी आकार में बहने वाली नदी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके नज़रों के सामने से बहुत बार गुजर चुका है। ये मुझे लगता है, ये मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आपके आंखों के सामने से बहुत बार गुजर चुका है और आप इसे बहुत बार किताबों में भी पढ़ चुके हो, यूट्यूब पर भी पढ़ चुके हो। तो ये क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता कि आपका क्वेश्चन ये गलत होगा। तो बताओ कि उल्टे यू या वी आकार में बहने वाली नदी। अरे बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता। ये बार बार रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, बार बार। उल्टे या यू वी या आकार में बहने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी। माही नदी है उल्टे या यू वी आकार में बहने वाली नदी। ये अपने जो राजस्थान है, ये अपने जो राजस्थान है, ये राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले के, राजस्थान में किस ज़िले से प्रवेश करती है? राजस्थान में, राजस्थान के दक्षिण ज़िले से प्रवेश करती है नदी। राजस्थान के दक्षिण ज़िले से प्रवेश करती है। उल्टे यू या वी आकार में बहने वाली नदी है। कौन सी नदी है? उल्टे यू या वी आकार में बहने वाली नदी है। उल्टे यू या वी आकार में बहने वाली नदी है माही नदी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अपनी जो माही लूनी नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है, इसका जो उद्गम स्थल है वो नागपाड़ अजमेर है। नागपाड़ अजमेर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नागपहाड़ अजमेर से निकलती है ये नदी। नागपाड़ अजमेर से निकलती है लूनी नदी। लूनी नदी का जल आधा खारा और आधा मीठा जल है। इसका खारा जल, मीठा जल कहाँ तक रहता है? इसका मीठा जल रहता है बालोतरा बाड़मेर तक मीठा रहता है, और बाद में बालोतरा बाड़मेर से जो ही ये नदी आगे जाती है तो इसका जो जल है वो खारा हो जाता है, क्योंकि ये साबरमती नदी यानी गुजरात की नदी है। साबरमती नदी ये उस नदी में जाकर मिल जाती है, इसलिए वहाँ पर जाने के बाद इसका जो जल है वो खारा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसी कारण। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी, ये बताओ। ए भीलवाड़ा, बी अजमेर, सी किशनगढ़, डी ब्यावर। बताओ, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ये क्वेश्चन भी बहुत ही बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। मैं आपके लिए वही क्वेश्चन उठा के लाया हूँ जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ामों में आ सकते हैं। क्वेश्चन आने की संभावना है इन क्वेश्चनों की। मैं आपके लिए वो इसीलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठा के लाया हूँ ये राजस्थान के। आप कहोगे तो मैं जो अभी राजस्थान पुलिस में आए हुए क्वेश्चन भी आपको करवा दूँगा, कल करवा दूँगा आपको पक्का। जो अभी राजस्थान पुलिस में 13, 14, 15, 16 को जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं राजस्थान के देख लो जी, या इंडिया लेवल के देख लो, आप जो भी कहोगे वो क्वेश्चन आपको करवाने के लिए तैयार हूँ। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी, ये बताओ। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो ये की गई थी ब्यावर में। कहाँ पर की गई थी? ब्यावर में की गई थी। और कब की गई थी? 1889 ईस्वी में की गई थी बच्चों। 1889 ईस्वी में राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल। और इस मिल का क्या नाम था? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। द कृष्णा मिल्स, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड।
द कृष्णा मिल्स लिमिटेड इस मिल का नाम था। जो सबसे पुरानी मिल भी यही है, सबसे पुरानी मिल यही है राजस्थान में। प्रथम सूती वस्त्र मिल, सबसे पुरानी मिल यही है जो 1889 में स्थापित की गई थी ब्यावर में। और ब्यावर शहर की स्थापना मैं आपको बता देता हूँ। ब्यावर शहर की स्थापना एरिक डिक्सन ने की थी। किसने की थी? एरिक डिक्सन, अंग्रेज अधिकारी था एरिक डिक्सन, उसने की थी ब्यावर शहर की स्थापना। ठीक है बच्चों। आज मेरा ये पहला दिन है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चनों को ऐसे मैं थोड़ा वो नहीं कर पाया, जूम नहीं कर पाया क्वेश्चनों को थोड़ा, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। कल से तो दिक्कत नहीं होगी, आज आज मेरा पहला दिन है इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन बच्चों आपको वो कहते हैं ना, पेशेंस रखना होगा। धैर्य बहुत ही ज़रूरी है हर काम में। तो चलो बच्चों, इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ, मिटा देते हैं एक बार। कि राजस्थान में, अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना, चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? हनुमानगढ़, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी। बताओ। राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में चीनी मिल्स दो ही जगहों पर है। राजस्थान में वर्तमान में चीनी मिल्स दो ही जगहों पर है, और वो मैं आपको बता दूं, एक तो है केशोराय पाटन बूंदी में। कहाँ पर? केशोराय पाटन, ये स्थान कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है अपना बूंदी के अंदर, पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है बूंदी के ऊपर, केशोराय पाटन बूंदी में। एक तो केशोराय पाटन बूंदी में, और एक अपना गंगानगर में। कहाँ पर? गंगानगर में। वर्तमान में इन दो जगहों पर ही चीनी बनाई जाती है। वर्तमान में फ़िलहाल सबसे ज़्यादा अगर हम बात करेंगे चीनी का उत्पादन इन दोनों जगहों पर ही होता है। तो राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना, अब तो बता दो। अब तो आपके सामने क्वेश्चन भी मैंने आंसर भी बता दिया है। तो राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो वो है हमारा गंगानगर में। मैंने बूंदी और गंगानगर दोनों ही ऑप्शन दे दिए आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा, क्योंकि चीनी मिल दोनों जगहों पर है, केशोराय पाटन बूंदी और गंगानगर में। तो मैंने आपको दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। तो ध्यान में रखना कि ये गंगानगर में है, चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना गंगानगर में है। कहाँ पर है? गंगानगर में। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तेरहवें नंबर का क्वेश्चन, जो अच्छा दिवस से संबंधित है। चलो बताओ, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे दिवस बताने वाला हूँ कि ये कब कब बनाए जाते हैं और कौन कौन से दिवस हैं और जो कब कब बनाए जाते हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? एक हमारा जो अगली साइड है वो ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। 22 अप्रैल, 28 जनवरी, 30 फरवरी, और एक हमारा 28 फरवरी। तो ये बताओ कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 28 जनवरी, 30 जनवरी और 28 फरवरी। बताओ। इसके अलावा मैं आपको बहुत सारे दिवस बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो बच्चों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी को मनाया जाता है।
कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। और 28 फरवरी को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जो यहाँ पर 22 अप्रैल है, इस 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 8 मार्च को, ये तो आपको पता ही है, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब क्या मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। मैं आपको यहीं पर ही और दिवस बता देता हूँ एक बार। इनको मिटाना पड़ेगा, तो आप लिख रहे हो तो थोड़ी देर लिख लो आप, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो रही है लिखने में, इसलिए मैं इनको बार बार मैं मिटा रहा हूँ। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले दिवस की बात करें कि और बहुत सारे दिवस हैं, और हर परीक्षा में एक दिवस से प्रश्न ज़रूर आता है। एक दिवस से, चाहे वो कोई कौन सा ही दिवस हो, उस दिवस से प्रश्न ज़रूर आता है। क्वेश्चंस उठकर ज़रूर आता है, चाहे वो कौन सा ही दिवस हो। 15 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये बताओ? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है महिला किसान दिवस। ये भी इम्पोर्टेंट है। महिला किसान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? महिला किसान दिवस। महिला किसान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? महिला किसान दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। महिला किसान दिवस मनाया जाता है। और 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व हाथ धुलाई दिवस। विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है। विश्व हाथ धुलाई दिवस। विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है। ठीक बच्चों, 15 अक्टूबर को 2 दिवस ये ध्यान में रखना, एक तो महिला किसान दिवस और एक विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है। तो 15 अक्टूबर को ये 2 दिवस मनाए जाते हैं। तो 16 अक्टूबर को एक दिवस मनाया जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो 16 अक्टूबर को मैं आपको लिखा देता हूँ। तो ये आपसे कोई भी दिवस के बारे में, जो इम्पोर्टेंट दिवस हैं उनके बारे में आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सभी करवाने वाला हूँ। तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। देखो बच्चों, अब आप इस तरह से याद कर सकते हैं। 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर को तो क्या किया? 15 अक्टूबर को हाथ धुलाई दिवस। हाथ धुलाई दिवस। तो 15 अक्टूबर को अपने हाथ धोए, तो हाथ धोने के बाद ही तो हम खाना खाते हैं। तो 15 अक्टूबर को हाथ धुलाई दिवस और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। हम हाथ धोकर ही तो खाना खाते हैं। ये देखो, हम हाथ धोकर ही तो खाना खाते हैं। तो 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। ये एक ट्रिक बन गई। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से आप क्वेश्चन को जितना भी ट्रिक के माध्यम से पढ़ोगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप क्वेश्चन को ना तो आप कभी भूल सकते हो ज़िंदगी में, और वे क्वेश्चन आपको लंबे समय तक याद रहेगा। रटा हुआ क्वेश्चन आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इसलिए क्वेश्चन को समझो मत। उस क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, जैसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, तो इस क्वेश्चन को दिमाग में बिठा लो कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को दिमाग में बिठा लो। जितना आप क्वेश्चन को रटोगे ना, जितना भी दिमाग में बिठाने की कोशिश करोगे उसे, वो आपको उतने ही लंबे समय तक याद रहेगा। ये मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैंने भी
मैंने भी इन क्वेश्चनों को इसलिए उठाया है, और जब मैं भी इन क्वेश्चनों को जो पढ़ता हूँ तो मैं ऐसे पढ़ता हूँ, तभी मुझे ये चीज़ें हैं ना लंबे समय तक याद रहती हैं। तो मैं भी आपको इसलिए गाइड कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चनों को लंबे समय तक याद रख सकें। आप क्वेश्चनों को इसलिए आप क्या करें कि क्वेश्चनों को रटें। रटना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मुझे पता है कि रटने में आपको दिक्कत होगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम ऐसे पढ़ते हैं, हमें तो रटने से याद नहीं होता, समझने से याद होता है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मुझे जो ठीक लगा मैंने आपको वो बताया। अब आपकी मर्ज़ी कि आप कैसे उसे पढ़ते हैं और कैसे याद रखते हैं। ठीक है बच्चों, चलो हम आगे चलते हैं। हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब है गीतों से संबंधित क्वेश्चन है। मैंने हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन उठाए हैं, हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन उठाए हैं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सके। मुम्मल किस जिले का लोकप्रिय गीत है? मुम्मल, जैसलमेर, बी बीकानेर, सी गंगानगर, डी जयपुर। बताओ, मुम्मल किस जिले का लोकप्रिय गीत है? आपके लिए 5 से 10 सेकंड का समय है। जितना जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि इन क्वेश्चनों में तो समय लगना ही नहीं चाहिए। ये समय वाले क्वेश्चन ही नहीं है। समय वाले क्वेश्चन तो रीजनिंग, मैथ ये हैं। इनमें टाइम लगे तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ कि सर हमें टाइम नहीं दिया। लेकिन जिक्के है तो जिक्के तो आपने सभी ने रट रखा है, सभी को याद है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत बार रिपीट होते रहते हैं। इन क्वेश्चनों में टाइम लगना नहीं चाहिए। तो मुम्मल किस ज़िले का लोकप्रिय गीत है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते हैं सबसे पहले कमेंट कौन करता है। जिसने भी सबसे पहले कमेंट किया उसे मैं ये समझूंगा कि हाँ इस बच्चे ने मेहनत की है और इस बच्चे ने सबसे पहले आंसर दिया है, तो ये बच्चा बहुत ही होशियार है। और इस बच्चे की में ही लगन है पढ़ने की, कुछ करने की, कुछ जज्बा है, जोश है इसमें, अपने देश के लिए कुछ करने के लिए। तो मुम्मल किस जिले का लोकप्रिय गीत है ये बताओ। तो मैं बता देता हूँ कि मुम्मल जैसलमेर जिले का लोकप्रिय गीत है। किस जिले का लोकप्रिय गीत है? मुम्मल है वो जैसलमेर जिले का लोकप्रिय गीत है। जैसलमेर जिले का मुम्मल जैसलमेर जिले का लोकप्रिय गीत है। और मुम्मल एक श्रृंगारिक और प्रेम गीत है। कौन सा गीत है? मुम्मल एक श्रृंगारिक और प्रेम गीत है। श्रृंगारिक एवं प्रेम गीत है मुम्मल। राजस्थान में कहावत है, मारी बरसाली रे मुम्मल। मारी मारी बरसाले बरसाले री मुम्मल। ये राजस्थान में एक कहावत है। ये जैसलमेर ज़िले से संबंधित ही कहावत है। मारी बरसाले री मुम्मल। ठीक है बच्चों, तो मुम्मल किस जिले का लोकप्रिय गीत है? जैसलमेर का लोकप्रिय गीत है मुम्मल, ध्यान में रखना। मैं आपको ये जो एक्स्ट्रा बात बताता हूँ ना बच्चों, इन बातों को आप अलग से अपने रजिस्टर में पेन कॉपी लेके साथ में बैठ जाना और अलग से इन बातों को लिख लेना। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है वीडियो। आज के एग्ज़ाम का भरोसा नहीं है बच्चों, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये तो ऐसे ही है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अभी आपने 13, 14, 15, 16 ट्रांसफर पुलिस का एग्ज़ाम का पेपर देखा होगा, कैसा पेपर आ रहा है, उसका लेवल देखा होगा। 5-5, 6-6 लाइन के तो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं उसमें। जो बंदा इस बार पहली बार परीक्षा देने गया है राजस्थान पुलिस की, उसके तो ऊपर से जा रहा है, उसके तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तो बच्चों, आप कैसे मान सकते हैं कि ये कैसे कह सकते हैं कि क्वेश्चन नहीं आ सकता? कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है
कि विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास स्थान कौन सा है? विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास स्थान, विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास स्थान कौन सा है? तो बच्चों विख्यात गजल गायक है जगजीत सिंह का पैतृक निवास स्थान ए नंबर जयपुर, बी टोंक, सी गंगानगर, डी हनुमानगढ़। बताओ आप। देखते हैं सबसे पहले कमेंट करके आंसर कौन देता है। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सभी के सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। राजस्थान की जितने भी एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मैं आपको ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये। तो विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास स्थान कौन सा है? तो बच्चों गंगानगर है। कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन सी गंगानगर सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? अगला क्वेश्चन हमारे नृत्य से संबंधित है। नृत्य से, नृत्यों में चरी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? क्या प्रश्न पूछा गया है कि चरी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? ए ग्रासिया, बी भील, सी गुज्जर, डी मीणा। बताओ चरी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? मैंने हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठाया है आपके लिए। मैं आपको आज कुछ ही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ क्योंकि मेरा आज पहला दिन है यूट्यूब पर। तो थोड़ी पहले दिन जब हम यूट्यूब पर पहली बार क्लास लेते हैं तो बहुत ही थोड़ी घबराहट सी भी होती है और कुछ ही क्वेश्चन हम शेयर कर पाते हैं, इसलिए कुछ ही क्वेश्चन है। तो चरी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? चरी नृत्य मैं आपको बता दूं कि चरी नृत्य गुज्जर जनजाति का प्रमुख नृत्य है। कि किस जनजाति का है? गुज्जर जनजाति का प्रमुख नृत्य है चरी नृत्य। चरी नृत्य गुज्जर जनजाति का प्रमुख नृत्य है। चरी नृत्य गुज्जर जनजाति का प्रमुख नृत्य है। गुज्जर जनजाति का प्रमुख नृत्य है चरी नृत्य। ठीक है बच्चों। ग्रासियो एक नृत्य है वालर। ग्रासियो के नृत्य की बात करें वालर भी ग्रासियो का नृत्य है जो विवाह के समय किया जाता है बच्चों। वालर नृत्य ये विवाह के समय किया जाता है। ये विवाह के समय किया जाता है वालर नृत्य। वालर विवाह के समय किया जाता है बच्चों। ठीक है वालर नृत्य। और मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन है वालर ग्रासियो में, एक क्वेश्चन है ये है कूद नृत्य। तो बच्चों कूद नृत्य भी ये भी ग्रासियो का प्रमुख नृत्य है। तो ये वालर और कूद दो ऐसे नृत्य हैं जिनमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता बच्चों। वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। वालर और कूद ये जरूर ध्यान में रखना बच्चों क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं। राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि बच्चों कि किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, जो बिना वाद्य के बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो वो है वालर और कूद। ध्यान में रखना बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक बार हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, लिखने के लिए जगह नहीं हमारे पास, थोड़ा मिटा रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ी जगह हो गई लिखने के लिए। नरहड़ की दरगाह किस जिले में स्थित है? दरगाह से संबंधित प्रश्न है बच्चों कि नरहड़ की दरगाह किस जिले में स्थित है? नागौर, ए नागौर, बी जोधपुर, सी झुंझुनू की चिड़ाओं में, और डी धौलपुर में। किस जिले में स्थित है नरहड़ की दरगाह? बहुत ही फेमस दरगाह है भी बच्चों, बहुत ही फेमस दरगाह है नरहड़ की दरगाह। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नरहड़ की दरगाह में कृष्ण जन्माष्टमी को मेला भरता है। क्या भरता है? कृष्ण जन्माष्टमी को मेला भरता है। कृष्ण जन्माष्टमी को
कृष्ण जन्माष्टमी को यहाँ पर बहुत ही विशाल मेला पड़ता है नरेट की दरगाह में। तो नरेट की दरगाह कहाँ पर है? नरेट की दरगाह अपने चिड़ावा झुंझुनू में है। कहाँ पर है? चिड़ावा झुंझुनू में नरेट की दरगाह। नरेट की दरगाह चिड़ावा झुंझुनू में बहुत ही प्रसिद्ध दरगाह है। कृष्ण जन्माष्टमी को मेला पड़ता है। नरेट की दरगाह में जो संत हैं उनका नाम है, उन्हें हजरत शक्कर बाबा पीर के नाम से जाना जाता है। हजरत शक्कर बाबा पीर, हजरत शक्कर बाबा पीर के नाम से जाना जाता है। हजरत शक्कर बाबा पीर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हजरत शक्कर बाबा पीर के नाम से जाना जाता है इस दरगाह में। नरेट की दरगाह में जो संत हैं उन्हें हजरत शक्कर बाबा पीर के नाम से जाना जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है बागड़ का धनी। बागड़ का धनी कहा जाता है। बोलो मत। बागड़ का धनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बागड़ का धनी। बागड़ का धनी कहा जाता है। बागड़ का धनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बागड़ का धनी कहा जाता है। हजरत शक्कर बाबा पीर को क्या कहा जाता है? बागड़ का धनी कहा जाता है बच्चों को। नरेट की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ये चिड़ावा झुंझुनू में है। और ये कृष्ण जन्माष्टमी को यहाँ पर मेला पड़ता है। कृष्ण जन्माष्टमी को मेला पड़ता है। और ये इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें बागड़ का धनी कहा जाता है। और इन्हें हजरत शक्कर बाबा पीर के नाम से भी जाना जाता है। ये बच्चों ये बातें ध्यान रखना। इनके अलावा मैंने जितनी भी बात आपको बताई है ये बातें अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा सा ये नीचे वाला मिटा देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन खेजड़ी वृक्ष को इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है? खेजड़ी वृक्ष को इनमें से किस वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है? ए कंदम वृक्ष, बी समी वृक्ष, सी तेंदू और डी इनमें से कोई नहीं। बताओ। देखते हैं सबसे पहले कमेंट कौन करता है, कौन बताता है, कौन इसका आंसर देता है सबसे पहले। तो खेजड़ी वृक्ष को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों खेजड़ी वृक्ष को समी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। समी वृक्ष किस नाम से? समी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है खेजड़ी वृक्ष को। खेजड़ी वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम बता देता हूँ बच्चों। खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? खेजड़ी वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम है, खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसेसिप सिनेरिया। प्रोसेसिप सिनेरिया, प्रोसेसिप सिनेरिया है खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम, प्रोसेसिप सिनेरिया। गेहूं का वैज्ञानिक नाम और बता देता हूँ। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टाइवम। ट्रिटिकम एस्टाइवम, ट्रिटिकम एस्टाइवम, ट्रिटिकम एस्टाइवम है। क्या है? ट्रिटिकम एस्टाइवम। तो बच्चों आज थोड़ी लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप लिख लेना, मैं आपको बोल के बता देता हूँ कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम है वो है ट्रिटिकम एस्टाइवम। और आम का वैज्ञानिक नाम, आम का वैज्ञानिक नाम भी बता देता हूँ बच्चों मैं आपको। आम का जो वैज्ञानिक नाम है आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो है, आम का वैज्ञानिक नाम किसका? आम का वैज्ञानिक नाम है मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका, ये आम का वैज्ञानिक नाम है। यानी आम कहाँ के प्रसिद्ध हैं? आम इंडिया के प्रसिद्ध हैं। आम इंडिया की प्रसिद्ध हैं। ऐसे आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि आम कहाँ की प्रसिद्ध हैं? आम इंडिया की प्रसिद्ध हैं। तो आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका। मैं तो ऐसे याद करता हूँ। आपको मैं बता देता हूँ कि आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो मेंजीफेरा इंडिका है, ठीक है। और खेजड़ी वृक्षों से संबंधित जो मेला पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है? तो खेजड़ी वृक्षों से संबंधित मेला भी मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खेजड़ी वृक्षों से जो संबंधित मेला पड़ता है वो पड़ता है अपने खेजड़ी गांव जोधपुर में। कहाँ पर पड़ता है? खेजड़ी गांव जोधपुर में पड़ता है।
खेजल्डी गांव जोधपुर में पड़ता है। वृक्षों से संबंधित मेला पड़ता है और ये पड़ता है हरियाली अमावस्या को पड़ता है। कब पड़ता है? हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या को मेला पड़ता है। हरियाली अमावस्या या श्रावण अमावस्या, कोई सा भी आप ध्यान में रख लेना इन दिनों में से। हरियाली अमावस्या या श्रावण अमावस्या को पड़ता है। ठीक है बच्चों, हरियाली अमावस्या या श्रावण अमावस्या को मेला पड़ता है। चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस बच्चों थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी तबीयत डाउन, आज बीमार हो रहा हूँ। लेखक से संबंधित क्वेश्चन है कि राजरूपक के रचयिता कौन है? राजरूपक, राजरूपक के रचयिता कौन है? तो राजरूपक के रचयिता आपको बताना सबसे पहले कि राजरूपक के रचयिता कौन है। मैं आपको एक दो लेखकों के नाम और भी बताऊंगा इनके अलावा कि राजरूपक के रचयिता कौन है। तो राजरूपक के रचयिता हैं, कौन है? राजरूपक के रचयिता वीरभान है। वीरभान, राजरूपक के रचयिता वीरभान है। हमारे जो कवि सूर्यमल मिश्रण है, इनकी रचना का नाम है वंश भास्कर। वंश भास्कर, इनकी रचना का नाम है वंश भास्कर। वीर सतसई, वीर सतसई, सती रासो, सती रासो, ये इनकी रचना का नाम है। कवि सूर्यमल मिश्रण की रचना है। कवि सूर्यमल मिश्रण की रचना की बात कर रहा हूँ मैं कि कवि सूर्यमल मिश्रण, जिन्हें राज्य कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्य कवि। इन्हें राज्य कवि भी कहा जाता है। कवि सूर्यमल मिश्रण को राज्य कवि भी कहा जाता है। और ये किस जिले के रहने वाले हैं? तो ये बूंदी जिले के रहने वाले हैं। किस जिले के रहने वाले हैं? तो ये बूंदी जिले के रहने वाले हैं, ये भी ध्यान में रखना। और ये बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे। किन के दरबारी कवि थे? बूंदी के, ये राम सिंह के दरबारी कवि थे। राम सिंह के दरबारी कवि थे। किन के दरबारी कवि थे? तो बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, या इसको कॉपी में उतार लेना, जिससे कि आपको मैं बार बार में ये जो मिटा रहा हूँ इससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो, मतलब लिखने में, ये स्क्रीनशॉट लेने में। ठीक है, तो आप जल्दी से आप जो भी करना चाहो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो, या आप अपनी कॉपी में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। थोड़ी देर के लिए आपके लिए यहाँ पर समय है। कुशल लाभ की भी एक रचना है, जो डी ऑप्शन में दे रखा ना, कुशल लाभ, इनकी भी एक रचना है पिंगल शिरोमणि। ये भी ध्यान में रखना, पिंगल शिरोमणि। ठीक है बच्चों, हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की पाई जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की पाई जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की पाई जाती है, ये बताना बच्चों। ए भील, बी मेणा, सी गरासिया, डी कथोड़ी। बताओ बच्चों कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की पाई जाती है। आपके लिए यहाँ पर कुछ समय का वक्त बताने के लिए देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। आपके लिए ही है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ बच्चों। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको खुद को बताना है कमेंट करके। ये क्वेश्चन आपको खुद को कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन आपको खुद को कमेंट करके बताना है। कमेंट में बताना। मैं देखूंगा कि किस ने कमेंट किया है। अगर जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो तो कमेंट करेंगे, जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे होंगे
वो कमेंट नहीं करेंगे, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर अगर जिनको भी ये क्वेश्चन आता है वो ज़रूर इस कमेंट में ये ज़रूर बताए कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है। इस क्वेश्चन का जवाब दें। तो इससे क्या है बच्चों, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है कि आप कमेंट करो तो मुझे फ़ायदा होगा, नहीं, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपके लिए ही है कि आप जितना भी कमेंट करके बताओगे, इससे आपकी क्या है कि मुझे भी पता चलेगा कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं या कितना उन्हें याद है, यानी वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। इनसे आपका आकलन होता है। क्या होता है? इनसे आपका आकलन होता है। इनसे आप इन कमेंटों से आपका पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं, आपका स्तर कितना है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर यू। आज के लिए बस इतना ही।